गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 11th आरोह भाग 1 में से दुष्यंत कुमार द्वारा रचित सुप्रसिद्ध गजल आपके सामने लेकर आए हैं। प्रस्तुत गजल में दुष्यंत कुमार जी ने राजनीतिक विचारधारा और समाज में व्याप्त जो विकल्प हैं, यानी राजनीतिक दलों के सामने हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही हम चल पड़ते हैं। जैसे कानून, जैसे कायदे वो बनाते हैं, उनका पालन हमें करना पड़ता है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि राजनीतिक दलों की विचारधारा को अलग रखकर ऐसे बहुत सारे रास्ते हमारे पास हैं जिन पर चलकर हम अपने जीवन को आसानी से गुजार सकते हैं। गजल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, 2-3 पंक्तियाँ हैं यहाँ पर कि गजल अपने आप में, गजल के चाहे 2 या 4 जितने भी पद होते हैं, हर एक जो 2 पद होते हैं, जो 2 लाइनें होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं, वो अपने आप में मुकम्मल होती हैं। मुकम्मल मीन्स पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार से हिंदी कविता लंबी चौड़ी लिखी जाती है, कोई छोटी सी कविता फिर लिखी जाती है तो पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति का लिंक यानी एक दूसरे का संबंध होता है। लेकिन गजल में जब 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ लिखी जाती हैं तो हर एक पंक्ति अपने आप में संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है। इसको एक शेर को गजल में जो हिंदी है वो कविता कहलाती है। हिंदी के अंतर्गत जब हम अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गजल के अंतर्गत शेर आती है। पहली और दूसरी पंक्ति एक शेर का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी गजल का एक सुंदर और सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर किया है। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं कि जब सन 1942 में, इससे पहले भारत क्या था, वो गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन था। अंग्रेज हम पर शासन करते थे, उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर, उन्हीं के बनाए गए कानून पर हम चलते थे। विभिन्न प्रकार का राजनीतिक शोषण हमारा होता था। राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अंग्रेज हैं, चाहे उनके द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी वर्ग हैं, वो हमारा शोषण दिन रात करते रहते थे। मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, समाज में रहने वाले जितने भी काश्तकार हैं या सामान्य जन ही क्यों न हो, सबकी स्थिति क्या है, वो दयनीय होती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के अत्याचारों से त्रास्त हो गए, यानी बुरी तरह से परेशान हो गए और विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए। यहाँ पर बात होती है सन 1942 में चलाए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब हमारा भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ तो विभिन्न, अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो हमारे समाज में व्याप्त हो गए। उनकी पैठ क्या है वो बढ़ती चली गई। तो इन्हीं राजनीतिक दलों की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए दुष्यंत कुमार जी ने क्या कहा है, तो देख लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत शेर या प्रस्तुत गजल हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल से अवतरित है। प्रस्तुत गजल में कवि विभिन्न राजनीतिक दलों यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारतवासियों को जो सपना दिखाया था, जो एक तरह से सुख का स्वप्न दिखाया था, लेकिन बाद में क्या होता है उसकी वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। और दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं कि कहाँ तो तय था, तय मतलब पूर्ण रूप से निश्चित कर दिया गया था। चिरागा एक छोटा सा दिया, खुशियों का प्रतीक, हर एक प्रत्येक घर के लिए, यानी जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा तो हर एक घर में दीपक के समान जलती हुई खुशियाँ क्या है वो सबको प्राप्त होंगी। कहाँ चिराग मयस्सर, मयस्सर मतलब उपलब्ध, कहाँ तो हर एक घर के लिए। विभिन्न राजनीतिक दलों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे भारतवासियों को, साधारण जनता को, और कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हर एक घर को विभिन्न प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी, यानी दीपक के समान अंधेरे से रोशनी की दिशा में हम जा रहे हैं तो जलते हुए दीपक के समान हमारी राहें उज्जवल होंगी और हर एक घर
वो खुशियों रूपी दीपक से जगमगाएगा। लेकिन यहाँ पर वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि कहाँ चिराग मयस्सर उपलब्ध नहीं है शहर के लिए। कहाँ तो हर एक घर के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर वास्तविक स्थिति दर्शाते हुए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि पूरे शहर के लिए भी एक भी दीपक नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय है कि दुष्यंत कुमार जी वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए कहते हैं कि पूरे शहर के लिए एक भी दीपक, यानी एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे पूरे शहर की हालात क्या है वो सुधर सके। नेक्स्ट है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्त होता सघन गहरे वृक्ष जिनकी छाया में बैठकर हम सूर्य की तपन से बच सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी एक घने सघन वृक्ष के समान हमें सपना दिखाया था और क्या कहा था कि यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। साधारण जनता है वो राजनीतिक दलों की विचारधारा तो सुन लेती है, खुश भी हो जाती है, लेकिन जब वास्तविक स्थिति का सामना करती है तो विभिन्न प्रकार के कष्ट उनको सहने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहते हुए क्या कहते हैं, चलो यहाँ से चला जाए। कष्ट सह रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से चल पड़ते हैं। यानी यह स्थान हमारे रहने के काबिल नहीं है, यहाँ से चल पड़ते हैं उम्र भर के लिए। यानी अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है वो हमारे रहने के अनुकूल नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना दिन रात हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ पर विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं लुभावने सपने दिखाते रहते हैं और उस जाल में साधारण जनता है वो फंस जाती है, क्योंकि उनको विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि न हो कमीज, यदि हमारे शरीर पर कपड़ा न भी हो तो कोई बात नहीं, हमें इस बात की गिला शिकवा नहीं है कि हम अपने शरीर को न ढक सके, क्योंकि यदि हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होगा तो हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने पाँव को वस्त्र के रूप में अपने पूरे शरीर को ढक लेंगे। यानी पाँव को एक वस्त्र बना लेंगे और पूरे शरीर को क्या है वो ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब होता है उचित, उर्दू के शब्द का प्रयोग किया है। मुनासिब मीन्स होता है उचित, इस सफ़र के लिए, जीवन जीने के लिए यह लोग कितने उपयुक्त हैं। यानी इस सफ़र के लिए चल पड़े हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो यह लोग कितने उचित हैं इस अपने जीवन के सफ़र पर चलने के लिए। यानी विभिन्न कष्टों का सामना करने के लिए यह व्यक्ति तैयार हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी क्या है परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं। नेक्स्ट वाले शेर में दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं, खुदा नहीं, यदि भगवान का साया या भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, न सही कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब सही, लेकिन आदमी की नज़रों में विभिन्न प्रकार के सपने तो हैं। ख्वाब होता है सपने, और कैसे, जो खुशी प्रदान करते, जो रंगीन सपने होते, जो हम, हालांकि मनुष्य क्या है, साधारण जनता क्या है, वो विभिन्न प्रकार के दुखों से त्रस्त है, विभिन्न प्रकार के कष्ट उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सुंदर सुहावने सपने देखता है। यानी वही सपने उसके जीवन जीने का सहारा हैं। सपनों में ही वह केवल सुख एक तरह से अनुभव कर सकता है। आदमी का ख्वाब सही, भगवान न सही कोई बात नहीं, भगवान का एक तरह से चमत्कार होता है, तो चमत्कार हो न हो हमारे जीवन में न सही, लेकिन हमारे ख्वाब, हमारे सपने तो हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है, जिन सपनों से या जिस सपने से हमें सुख मिलता है तो केवल वही कल्पना तो है हमारे लिए। यानी उस कल्पना के सहारे हम विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कोई हसीन नज़ारा, एक सुंदर नज़ारा, एक सुंदर दृश्य है जो सपनों में वह दिखाई देता है नज़र के लिए इस दृष्टि में। यानी सोते हुए जागते हुए वह विभिन्न प्रकार के सपने क्या है देखते रहते हैं, सपनों में ही सुख प्राप्त करते हैं। वास्तविक जीवन तो क्या है उनका दुखों से भरा हुआ है। नेक्स्ट वाले शेर में दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। अब साधारण जनता को प्रेरित करते हुए जो लोग दुखी हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों की विचारधारा सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उनका पालन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जगाते हुए दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल यानी राजनेता है वो निश्चिंत, मुतमईन होते हैं, निश्चिंत यानी उर्दू के शब्द का प्रयोग किया है, निश्चिंत होकर सो रहे हैं, क्योंकि बेखौफ हैं वो साधारण जनता को कमज़ोर समझ रहे हैं और कमज़ोर समझते हुए घोड़े बेचकर सो रहे हैं। यानी उनको चिंता ही नहीं है कि कमज़ोर व्यक्ति अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, उठा सकता है। इस प्रकार का कोई भी डर है उनके सामने नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर क्या है वो अपने महलों में, अपने घरों में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं। लेकिन पत्थर पिघल नहीं सकता, कमज़ोर आदमी पर कोई भी असर नहीं हो सकता। यानी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के पीछे चलते हुए साधारण जनता इतनी अंधी हो चुकी है कि चलती जा रही है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो राजनेता है वो निश्चिंत होकर सो रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं कि पत्थर पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हो सकता। साधारण जनता को पत्थर के समान यहाँ पर चित्रित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत दुष्यंत कुमार जी साधारण जनता की आवाज़ बुलंद करते हुए, यानी कहते हैं उनको जगाते हुए, मैं बेकरार हूँ, मैं एक तरह से पूर्ण रूप से तैयार हूँ, बेचैन हूँ। किस चीज़ के लिए बेचैन है? आवाज़ में असर के लिए, कि मेरी आवाज़ में इतना असर है कि साधारण जनता भी क्या है वो पूर्ण रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगी। यानी मैं अपनी आवाज़, मैंने जो शेर या जो गज़ल मैंने लिखी है यहाँ पर, इतना असर है, इतना प्रभाव है मेरी गज़ल पर कि साधारण जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगी और विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। यहाँ पर निजाम होता है एक शासक, शासक जो अभी राजनीतिक दल का नेता है, यानी जो पावर में है। यहाँ पर कहा गया है कि तेरा निजाम है, तेरा ही शासन। विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो उन्हीं का शासन है, और उनमें इतना प्रभाव है उनका कि एक साधारण से शायर की जुबान को, यानी उस आवाज़ के असर को क्या है वो बंद कर सकते हैं, सील सकते हैं, चुप करा सकते हैं उसे। ये एहतियात ज़रूरी है, लेकिन यह सावधानी भी बहुत ज़रूरी है इस बहर के लिए, इस समय के लिए तो यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहकर भी वह राजनीतिक, विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता चाहकर भी क्या है वो एक शायर की ज़ुबान को नहीं सील सकते, क्योंकि इसके दुष्परिणाम उनको आगे चलकर भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है वो पूर्ण रूप से किसी भी शायर की आवाज़ को चुप नहीं करवा सकते, यानी आवाज़ को नहीं दबा सकते। नेक्स्ट है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अंतिम पंक्तियों में स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हो चुकी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमने विभिन्न प्रकार के संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। वो साधारण जनता को प्रेरित करते हुए, साधारण जनता को जागरूक करते हुए क्या कहते हैं, इन शेर में दुष्यंत कुमार जी ने स्वतंत्रता की महत्ता, यानी स्वतंत्रता के महत्व को उजागर किया है। और क्या कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में। यदि हम एक साधारण मनुष्य जीवन यापन करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ वह अपने देश में ही रहकर अपने स्वतंत्रता रूपी पौधे के नीचे, यानी अपनी आज़ादी के लिए ही जीना चाहता है। अपने देश में अपने विचारों का, अपने एक तरह से मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए वह इस समाज में, इस देश में स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करना चाहता है। किस रूप में? गुलमोहर के वृक्ष के रूप में। मरे तो गैर की गलियों में। यदि हमें मरना भी पड़े, यदि हम किसी भी प्रकार से विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए यदि अपने देश को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं
और हमारे सामने मरने की स्थिति आ जाती है तो भी हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। किस स्वतंत्रता के लिए? गुलमोहर रूपी वृक्ष के समान जो स्वतंत्रता है उसके लिए हमें दूसरे देश की गलियों में मर जाना चाहिए। यानी स्वतंत्रता के लिए हमें अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो विचारधारा हैं यदि वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए। यानी जीना है तो अपने देश में स्वतंत्र होकर जिएं, और यदि हमें मरना भी पड़े तो भी स्वतंत्रता के लिए ही अपना जीवन यापन कर देना चाहिए। गुलमोहर वृक्ष के समान स्वतंत्रता के महत्व पर दर्शाया, जिस पर बहुत सुंदर फूल लगते हैं जो सबको आकर्षित करते हैं। तो स्वतंत्रता भी क्या है, वो सभी के जीवन में एक विशेष प्रकार का महत्व रखती है, क्योंकि जंजीरों में बंधकर कोई नहीं रहना चाहता, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो मनुष्य जाति ही क्यों न हो। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों और साधारण जनता को प्रेरित करते हुए और स्वतंत्रता की महत्ता यानी महत्व पर प्रकाश डालते हुए बड़ी ही सुंदर गज़ल लिखी है। गज़ल मीन्स हर एक शेर क्या है, मुकम्मल होता है, पूर्ण होता है। हर एक शेर अपने आप में पूर्ण है। इसको कविता की तरह लंबा चौड़ा लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है। दो पंक्तियाँ भी अपना संपूर्ण भाव जो कवि कहना चाहता है, जो गज़लकार कहना चाहते हैं, वो व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष देख लेते हैं कि क्या बनता है हमारी गज़ल का विशेष। प्रस्तुत गज़ल हिंदी गज़ल का एक सुंदर नमूना पेश किया गया है। हिंदी गज़ल का नमूना पेश किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर शब्दों का हिंदी शब्दों का भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उर्दू मिश्रित उर्दू के भी यहाँ पर जो जन प्रचलित शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष किया है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो आम जनता का शोषण करते रहते हैं। जो बुराइयां हैं, चाहे वो साधारण जनता की हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की हैं, गहरा व्यंग्य किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक जो जमवाड़े हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी कवि क्या है, वो लोकोक्तियों को उठा रहा है। कहने का भाव कुछ और है लेकिन कह कुछ और रहा है। विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, जैसे साए में धूप, दरख्तों के साए में धूप लगती है, लोकोक्ति का प्रयोग किया है, यानी हमें न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधारा पर प्रकाश डाला है। हर एक राजनीतिक दल है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने विचारों को साधारण जनता के समक्ष फैलाता है, एक जाल की तरह, ताकि साधारण जनता क्या है वो उसमें फंस सके और चुनाव के समय ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो प्राप्त कर सके। लेकिन फिर क्या होता है, वो अपने विभिन्न जो राजनीतिक दल के नेता हैं वह जाकर कहीं पर छुप जाते हैं। तो ये गज़ल थी हमारी। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी आपके सामने अपलोड करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।